मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में सेट 1 इंटरमीडिएट गणित 2019 सेट कोड है 324 EI के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 4 और 5 कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रश्न 4 और 5 कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 1 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न छठे का बताया गया है, यदि fx बराबर इतना है तो x बराबर 0 पर फलन की संतता तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया गया फलन लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं छठे का हल। ठीक है, यहाँ पे लिखना है सबसे पहले दिया गया फलन fx बराबर मजले ब्रैकेट में fx के दो मान दिए गए हैं। पहला x² प्लस का 3, फिर शर्त दे रखी है x नॉट इक्वल 0। ठीक है, फिर 4, फिर दे रखा है यहाँ पे x बराबर 0 शर्त। ठीक है, fx के दो मान दिए गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है x बराबर 0 पर संतता और अवकलनीयता की जांच कीजिए। ठीक है, पहले आपको संतता की जांच करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो x बराबर 0 पर संतता की जांच। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है सततता भी बोलते हैं, शांतता भी बोलते हैं। जो प्रश्न में लिखा है वही आपको लिखना है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों किसका किसका मान निकालना है, यहाँ पे देख लो। x बराबर a पर हमने आपको बताया था, जब हमने आपको शांतत्व के प्रश्नों को हल करवाया था और बताया था fa का मान आपको निकालना है। ठीक है, फिर fa प्लस 0 का मान निकालना है, फिर उसके बाद fa माइनस 0 का मान निकालना है। ठीक है, तो आपको पहले fa का मान निकालना है, फिर fa प्लस 0 का मान। अगर दो मान बराबर आए तब आपको fa माइनस 0 निकालना है। ठीक है, अगर इन दोनों के मान बराबर आए और तीनों के मान अगर समान आ जाए तो आपको पता ही है फलन क्या होगा, x बराबर 0 पर शांतत्व होगा। शांतत्व बोलो चाहे संतता बोलो, एक ही बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने बताया है x बराबर a पर, जो प्रश्न में दिया गया है x बराबर 0 पर। तो जहाँ जहाँ आपको ये दिख रहा है वहाँ पे आपको 0 लेना है, f0। आपको पता है इसका मान हमेशा बराबर पर निकालते हैं, fa का मान। तो बराबर देख लो कहाँ पे है, किस शर्त में है। यहाँ पे नॉट इक्वल है, यहाँ पे बराबर दिख रहा है। तो इस शर्त में ये मिल गया, तो शर्त के सामने जो फलन दिया गया है उसका यूज करना है। तो दिया गया है इस शर्त के सामने 4, तो डायरेक्ट आपको 4 लिख लेना है। इसके बाद fa प्लस 0, कहने का मतलब है इसको बोलते हैं RHL बोलते हैं। और ये a दिख रहा है मेरे पास क्या है 0 और बाद में क्या है 0। मेरे प्यारे बच्चों जो आगे लिखा है वो x का मान होता है और जो बाद में लिखा है वो लिमिट का 0 होता है। ये लिमिट का 0 होता है। जब लिमिट हम यूज करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो सेम रहेगा, बाद वाला जो लिमिट का 0 होता है वो क्या बन जाता है, h बन जाता है जब लिमिट यूज करते हैं। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको देखना है कि ये प्रश्न जो है किस प्रकार का है। हमने आपको बताया था, जब प्रश्नावली हमने आपको पढ़ाई थी, हमने ये बताया था जब नॉट इक्वल का प्रश्न मिल जाए तो RHL देख लो यहाँ पे और LHL, RHL और LHL इसी शर्त के सामने जो फलन का मान दिया गया है यूज करके निकालते हैं। ये प्रकार है भाई। जब हमने पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि ग्रेटर देन और लेस देन वाले प्रश्न अलग प्रकार के होते हैं, नॉट इक्वल यहाँ पे ये अलग प्रकार का है। तो प्रकार आपको आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आती है प्रश्नों को लगाने में। तो वैसे भी हम आपको समझा देते हैं और ये ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि RHL और LHL जो है इस शर्त के सामने जो फलन होता है ना उसका यूज होता है। मतलब नॉट इक्वल जो है वहीं से LHL और RHL निकालते हैं। फिर भी हम आपको समझाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे करना क्या, थोड़ा सा हल करना है। थोड़ा सा क्या करना है,
हल करना है यहाँ पे ऐसे करके, क्यों 0 प्लस एच एच होता है। अब आपको पता है मेरे पास एच है, ठीक है, और इसने क्या बोला, जब x जो है 0 ना हो आपके पास, तब ये फलन का मान आपको लेना है। तो मेरे पास 0 नहीं है, मेरे पास एच है, ठीक है, ये आपको समझाया है, वैसे डायरेक्ट पता ही है। तो एच क्या करना है, चर के स्थान पे रखना है। मतलब कहने का मेरा ये मतलब है चर को चेंज किया जाता है, अचर को चेंज नहीं करते हैं। तो देख लो इसके आगे कैसे आपको इसका मान निकालना है। यहाँ से जहाँ पे x है वहाँ पे h रख देना है। देखो घात 2 है, अचर है, ठीक है, सेम टू सेम, और प्लस का 3 अचर है, सेम, चेंज नहीं होता, केवल चर चेंज होता है। अब देखो अंश में दिया गया है, जो भी यहाँ पे व्यंजक है अंश में है, तो डायरेक्ट हम लिमिट हटा के 0 रख देंगे h के स्थान पे, ठीक है, डायरेक्ट रखो जब अंश में आपको मिल जाए। तो 0 का स्क्वायर प्लस का 3, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 0 प्लस का 3 बराबर कितना आया, 3। तो इसका मान 4 आया, इसका मान 3 आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों तीसरी लिमिट का मान नहीं निकालेंगे, मीन्स LHL का मान नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहीं से पता चल गया, क्योंकि आंसर शीट अलग अलग है। तो आप बता सकते हो कि x बराबर 0 पर fx जो है संततता नहीं है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, देखो इतना नोट करने के बाद में आपको कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि 2 लाइनें आपको कैसे लिखना है। इसके आगे ही लिखना है दैट इज f0 बराबर नहीं है f0 प्लस 0 के, ठीक है। अब इम्प्लाई दैट करके लिख लो, x बराबर 0 पर fx जो प्रश्न में लिखा वही लिखना है, संततता नहीं है, इतना आपको करना है। तो एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे अवकलनीयता की जांच। तो कुछ नहीं करना है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके आगे ही आपको लिखना है दोबारा से x बराबर 0 पर, यहाँ पे लिख देते हैं अवकलनीयता की जांच। जैसा लिख रहे हैं ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पर ऐसे करके आपको लिखना है अवकलनीयता की जांच, ठीक है। तो आपको पता है हमें क्या निकालना है, RF' a, इसका मान मतलब x बराबर 0 पर यहाँ पे निकालना, लेकिन यहाँ पे हम x बराबर a पर आपको समझा रहे हैं, इन दोनों के मान निकालना है। अगर बराबर आते हैं तो कह देंगे कि fx जो होगा x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा, और इन दोनों के मान बराबर नहीं आते हैं तो अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे लिखना है RHD, दक्षिण पक्ष क्या बोलते हैं बताओ। जैसे आपको पता है RHL जब लिखते हैं तो दक्षिण पक्ष सीमा, और LHL लिखते हैं तो वाम पक्ष सीमा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है RHD, इसका मतलब तो आपको आता ही है क्योंकि हम पढ़ा भी चुके हैं। ये फार्मूला आपको रखना है x बराबर 0 पर, यहाँ पर a लिया है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 0 रखना है। तो RF'0 फार्मूला तो आपको आता ही है, तो यहाँ पे लिख देना है h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस का f0 अपॉन h, यही है। देख लो यहाँ पे लिमिट, अगली लाइन में इसको हल करेंगे fh आएगा और इसको f0 अपॉन h, ठीक है। अब इसके बाद में आपको पता ही है कि ये 0 प्लस h क्या बोलते हैं, दक्षिण पक्ष सीमा RHL बोलते हैं। तो इसका मान आप निकाल ही चुके हो सांतत्व में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपको h रखना है x के स्थान पे, तो h स्क्वायर प्लस का 3 f0 का मान बराबर पर देखते हैं, यहाँ पे बराबर है 4 है, रख दो बटे h, ठीक है। थोड़ा सा हल करेंगे, हमने आपको बताया था पहले सरल किया जाता है उसके बाद लिमिट का मान यूज करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आएगा h स्क्वायर घटा लो माइनस का 1 आएगा ना अपान में h। अब लिमिट हटा के आपको क्या करना है, h के स्थान पे 0 रखना है, 0 का स्क्वायर 0 अपॉन 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आंसर शीट निकलेगी देख लो -1/0 का मतलब है माइनस इनफाइनाइट निकलेगी, ठीक है। अब हम निकालेंगे
किसका मान, LHD का मान, यहाँ पे LHD। इतना नोट करने के बाद फिर आपको रिपीट, मतलब इसके आगे ही लिखना है। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। फार्मूला है ये LHD का, ठीक है। इसको बोलते हैं बायां अवकलज, हिंदी में बोलते हैं बायां अवकलज। और जो पहले निकाला था हमने RHD, उसको बोलते हैं दायां अवकलज हिंदी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। लिमिट h टेंस टू 0, f0 माइनस का h थोड़ा सा हल करेंगे तो इतना मिलेगा अपान में माइनस का h, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, f माइनस h हमने पहले ही बोला था, ये क्या है, ये है LHL बोलते हैं। तो इसके सामने ही फलन दिया गया है, आपको चर चेंज करना है और इसका मान रख देना है, ठीक है। और माइनस का कितना, f0 बराबर पर 4 है, ठीक है, बटे में माइनस का h है। आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आएगा, h स्क्वायर, यहाँ पे घटा दो, माइनस का 1 मिलेगा ना, अपान में h। चलो अब मान रखो, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0, माइनस 1 अपान माइनस का 0। मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट हटा के h के स्थान पे हमने मान रख लिया। क्या आया, माइनस 1 अपान माइनस 0, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 1 अपान 0 क्या होता है, अगर नीचे 0 है, ऊपर हाथी बंदर घोड़ा कुछ भी हो, तो आंसर शीट क्या आती है, इनफाइनाइट आती है। तो हमने पहले आंसर शीट निकाली थी माइनस इनफाइनाइट, और ये निकली है प्लस इनफाइनाइट। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि दोनों की आंसर शीट अलग अलग आई है, अलग अलग आई है, तो अवकलनीय नहीं होगा। अब आपको कैसे लिखना है, इसको हम रफ करते हैं, फिर बताते हैं। 2 लाइनें आपको लिखना है, इसके लिए इतना नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। अब 2 लाइनें आपको लिखना है, देखो। दैट इज RF डैश 0 का मान बराबर नहीं निकला है LF डैश 0 के बराबर। यहाँ पे इम्प्लाई दैट x बराबर 0 पर fx अवकलनीय नहीं है, ऐसे करके आपको लिखना है, अवकलनीय नहीं है। अब मिक्स करके लिखना है अतः। अतः का मतलब होता है कि सवाल पूरा लग गया, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, x बराबर 0 पर fx ना तो संततता है और ना ही अवकलनीय है। ये कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 6 का, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब इसको हम रफ करेंगे। अगला जो प्रश्न है आपको दिख रहा होगा, तब तक आप लोग पढ़ लीजिए क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो रफ करने में थोड़ा सा टाइम आपका चला जाएगा, तो थोड़ा सा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। ये रफ हो गया। अब नेक्स्ट जो भी प्रश्न है देख लो। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, 6 का खा डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, x के सापेक्ष जो y बराबर 3 पद दिख रहे हैं, कहता है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो अवकलन तो आपको आता ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या लिख लो, दिया है, क्या दिया है, y बराबर हमको मिला है 3x प्लस का 2 पहले वाले रूट में, और बाद वाले में दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस का 4, और लास्ट वाला जो पद है cos x की होल पावर जो दी गई है 10x। तो यहाँ पर देखो, पहले पद का अवकलन हो ही जाएगा डायरेक्ट, दूसरे पद का हो जाएगा, लेकिन तीसरे पद का डायरेक्ट अवकलन नहीं होगा क्योंकि चर की घात चर है। तो चर की घात चर है, तब आपको कैसे करना है हम आपको बताते हैं। इसको y1 और इसको y2 और उसको y3 आपको यहाँ पे लिख देना है यस ए वाई। यस ए वाई का मतलब होता है सपोज दैट, शॉर्ट में लिखते हैं कि आपने एज्यूम किया है, मतलब माना है। तो मतलब सपोज दैट का मतलब होता है मान लो कि, ठीक है, हिंदी। तो इसको y1 y2 और इसको y3। अब आपको अवकलन कर देना है इसका, जो y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 है, इसी का अवकलन कर दो x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर
इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको पता ही है कि y का अवकलन dy/dx और y1 का क्या हो जाएगा dy1/dx और y2 का क्या हो जाएगा dy2/dx हो जाएगा, y3 का अवकलन dy3/dx हो जाएगा। इसे समीकरण 1 डालो, क्योंकि इसका अवकलन तो आपको पता ही है कि y क्या है, बताइए, परतंत्र है, ठीक है, d/dx के साथ रहेगा, y हो चाहे y1 हो चाहे y2 चाहे y3। अगर x होता है अवकलन होने के बाद ये अवकल संकारक चला जाता है, उसको बोलते हैं स्वतंत्र। तो परतंत्र है, डायरेक्ट कर दिया। अब देखो इसका मान इसका मान इसका मान अलग अलग निकालना है, तीनों की आंसर शीट इसमें रख देना है, ये जो है लग जाएगा प्रश्न। तो देखो यहाँ पे नाव करके आपको लिखना है, नाव y1 बराबर क्या है 3x प्लस का 2 है, ठीक है, करो x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इस हिंदी का मतलब होता है बराबर के मेरी तरफ d/dx रखना है, बराबर के उस तरफ d/dx रखना है। अब करेंगे अवकलन, ये क्या है परतंत्र है, ये छोड़ के नहीं जाएगी d/dx को y1, ये छोड़ के चला जाएगा 3x प्लस 2 जो रूट में है, d/dx छोड़ देगा अवकलन होने के बाद। तो रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x होता है। अब ये देखो ये चर चेंज है, जैसे पहले हमने किसका किया अवकलन, यहाँ पे देख लो रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x का कर लिया। फिर रूट के अंदर देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या 3x प्लस 2, तो ऐसे करके चेक हो जाता है कि चर चेंज है या नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो रूट के अंदर x है, यहाँ पे x है, सेम टू सेम चर है तो दोबारा अवकलन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर x है, यहाँ पे 3x प्लस 2 है, चर चेंज है तो दोबारा अवकलन होगा। तो दोबारा अवकलन करेंगे, देख लो यहाँ पे 3x प्लस का 2, अब यहाँ पर 1/2 रूट 3x प्लस का 2 लिख दो, ठीक है। अवकलन करेंगे कितना निकलेगा, वहाँ से 3 निकलेगा, तो 3 यहाँ पे लिख दो, तो dy1/, इतना आप लोग नोट करो। अब इसको हम रफ करते हैं, यहाँ से हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब y2 के बराबर आपको लिख लेना है और dy2/dx निकाल देना है। इसके आगे ही आपको लिखना है y2 किसको माना था, यहाँ पे इसको माना था ना, लिख लो 1/√2x² प्लस का 4, ठीक है। अब आपको अवकलन करना है, यहाँ पे लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस हिंदी का मतलब है दोनों तरफ आपको क्या रखना है d/dx रखना है, बराबर के मेरी तरफ रखना है, बराबर के उस तरफ रखना है 1/√2x² प्लस का 4, ठीक है। इसका अवकलन तो जानते हो ना dy2/dx। अब बताओ, आपको पता है कि अपान में जब रूट x है इसका अवकलन क्या होता है -1/2x रूट x, यही होता है अवकलन, ठीक है। करो तो -1/2x, x कितना है मेरे पास 2x² प्लस का 4 और रूट में कितना लिखना है 2x² प्लस का 4, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा x और यहाँ पे 2x² प्लस 4, तो चर चेंज है ना, तो दोबारा अवकलन होगा। इसको हम रफ कर देते हैं, ये तो आपको पता ही है, जब हमने अवकलन पढ़ाया था बेसिक में बताया था, अपान में रूट x है तो -1/2x रूट x होता है, ठीक है। चर चेंज है, दोबारा अवकलन करेंगे 2x² प्लस का 4, ठीक है। अब आपको यहाँ से देख लेना है -1 आपको लिखना है 2 इंटू यहाँ पे कितना होगा 2x² प्लस का 4, एक घात इसकी और 1/2 इसकी, तो कितनी हो जाएगी 3/2। यहाँ से कितना निकलेगा, अवकलन करेंगे इसका 0 हो जाएगा, यहाँ से 4x निकलेगा, तो यहाँ पर आपको लिख देना है अंश में 4x। तो ये मान निकला है dy2/dx का निकला है, इतना आप लोग नोट कर लो। अब इसको हम रफ करेंगे, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। और नेक्स्ट जो है y3 और लेके चलेंगे, दो मान निकाल लिए हैं, dy1/dx का मान dy2/dx का, और इसका अभी निकालेंगे। तो इसी के आगे लिखना है y3 बराबर किसे माना था, इसको माना था ना, तो cos x की होल घात क्या है 10x है। इसका डायरेक्ट नहीं होगा अवकलन क्योंकि चर की घात चर है, तो चर की घात चर जब मिल जाए फलन तब आपको क्या करना है
लॉग लेने के बाद ही अपकलन करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉग पहले लेना है, बाद में अपकलन करना है। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग ले लो तो इस तरफ आ जाएगा लॉग और इस तरफ भी आ जाएगा लॉग, तो cos x ही होल घात 10x। और इतना ध्यान रखना है, लॉग लेने के बाद जो लॉग के 3 फार्मूले आपने याद किए हैं उनमें से एक फार्मूला या 2 या तीनों यूज करना है। क्या पता पहला फार्मूला यूज हो जाए, क्या पता दूसरा यूज हो जाए, क्या पता तीसरा। मतलब एक फार्मूला लग सकता है, 2 लग सकते हैं, तीनों फार्मूले लगने के बाद में ही आपको अपकलन करना है। तो यहाँ पे एक ही फार्मूला लगेगा, कौन सा, घात वाला लगेगा, घात आगे, लॉग में घात आगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख भी देते हैं फार्मूला, n की घात m आगे, ये फार्मूला होता है घात वाला। इतना करने के बाद एक फार्मूला यूज हुआ। अब नहीं होगा लॉग का फार्मूला यूज, नहीं होगा तब आपको अपकलन करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो x के सापेक्ष आपको अपकलन करना है। तो हम रफ करेंगे, यहाँ से रफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग है। ये लो रफ हो गया। अब नेक्स्ट लाइन आपको इसके आगे लिख लेना है। इस हिंदी का मतलब क्या होता है, बराबर के इस तरफ आपको रखना है, d/dx बराबर के उस तरफ रखना है। क्या है, 10x इंटू में log cos x, यही है, ठीक है। यहाँ पे देखो इंटू में आपको 2 फलन दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, इसको फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड, ठीक है। और इसका अपकलन dy/3/dx होगा, बराबर में फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अपकलन कर दो, अपान में cos x आएगा ना। और यहाँ पे चर चेंज है, यहाँ पे x है, यहाँ पे cos x है, तो चर चेंज है तो दोबारा अपकलन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos x का दोबारा अपकलन करेंगे, फिर सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अपकलन 10x से क्या होता है, sec स्क्वायर x, यही होता है अपकलन, फार्मूला याद होगा, ठीक है। तो देख लो नेक्स्ट लाइन, dy/3/dx बराबर में 10x अपान cos x। यहाँ से बोलो cos का क्या होगा, माइनस का साइन होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे sec स्क्वायर पहले लिख लो और log cos x बाद में लिख लो, क्योंकि आपको पता है log वाले जितने पद होते हैं अगर गोड़े में लिखना है तो बाद में, सबसे बाद में log का पद लिखा जाता है। यहाँ पे देखो sin अपान cos क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। तो यहाँ पर क्या आएगा, dy/3/dx आएगा, बराबर में sin/cos, तो 10 होगा, 10 पहले से है तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर x हो जाएगा, और प्लस का sec स्क्वायर x इंटू में log cos x, ठीक है ना। अब प्लस का पद पहले लिख लो और माइनस का पद बाद में लिख लो, इसको भी हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो एक लाइन और लिख लो, dy/3/dx बराबर, तो sec स्क्वायर x इंटू में log cos x माइनस का 10 स्क्वायर x, ये मान निकला dy/3/dx का। तीनों मान निकाल लिए ना, आप समीकरण 1 में रख दो। कैसे रखोगे, dy1/dx कामा dy2/dx, फिर इसके बाद और dy3/dx के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, dy/dx बराबर dy1/dx प्लस का dy2/dx प्लस का dy3/dx, यही था समीकरण 1, ठीक है। मान रखेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। एक लाइन और लिखना है, आंसर शीट आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो dy/dx बराबर dy1/dx का मान आपने निकाला था, किससे निकाला था, इससे निकाला था ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतना ही था, 3x प्लस का 2 और प्लस ये पहला मान था, इसका निकाला था ना दोबारा, तो क्या था, माइनस 4x के बटे 2, ठीक है। और 2x स्क्वायर प्लस का 4
होल घात कितनी थी 3/2, यही था ना। चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, जैसे रफ कर दिया, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। अपान में रूट एक्स है, -1/2x रूट एक्स, घात हो गई 3/2, और इसका दोबारा करोगे क्या निकलेगा 4x निकलेगा, वो ऊपर लिख दिया। अब इससे काट लेंगे, ठीक है। और इसका मान देख लो पहले, sec स्क्वायर x इंटू में log cos x, और माइनस का क्या है tan स्क्वायर x, ठीक है। एक लाइन और लिखते हैं सही से और आंसर शीट आ जाएगी। इसको हम रफ कर देते हैं। चलो यहाँ से देखो dy/dx बराबर, इसे कैंसिल कर लो, ठीक है। 3/2 रूट 3x प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2x के बटे 2x स्क्वायर प्लस 4 होल घात 3/2, और ये लिख लो प्लस का सेक स्क्वायर x इंटू में log cos x माइनस का tan स्क्वायर x। ये आंसर शीट आ गई है, नोट कर लो, ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लो जल्दी। अब इसको हम रफ करेंगे, अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, थोड़ा सा रैपिड फायर इसको ले लेते हैं। ये लो रैपिड फायर, रफ हो गया। अब आपको नेक्स्ट यहाँ पे डाल देना है, जो भी प्रश्न है गा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है देख लो, कहता है बिंदु 0,0 क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। आगे लिखा है से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण इतना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण दे रखा है और हमें वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। जब भी आपको हिंदी वाला प्रश्न मिल जाए और एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण मिल जाए, तो इतना ध्यान रखना है चरों को पृथक करने की विधि से ही हल करना है, क्योंकि बात करेंगे अगर समघाती अवकल समीकरण की तो हिंदी वाला प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अगर बात करें रैखिक अवकल समीकरण की तो उसमें भी हिंदी वाला प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इतना ध्यान रखना, जब भी हिंदी वाला प्रश्न आ जाए और वक्र का समीकरण निकाल रहा हूँ और एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण दे दिया जाए, तो चरों को पृथक करने की विधि से ही आपको हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पे अवकल समीकरण। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है अवकल समीकरण, मार्कर चेंज कर लेते हैं। बताया गया है dy/dx बराबर है e⁻x इंटू में sin x, यही है। चरों को पृथक करने की विधि यूज करो, तो यहाँ पे लिख लो चरों को पृथक करने की विधि। इसका मतलब आपको पता ही है, यहाँ पे क्या होता है, x का पद dx को देना है और y का पद dy को देना है। केवल बराबर में x का ही पद है तो dx का क्रॉस इंटू कर दो, e⁻x इंटू में sin x। अब इसके बाद चरों को पृथक करने की विधि, आपने चर सेपरेट कर लिए हैं, ठीक है। अब आपको समाकलन करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे इस तरफ भी आपको सिंबल देना है समाकलन का, बराबर के उस तरफ भी देना है। तो इसका हो जाएगा y, और इसका फार्मूला लिख देते हैं पहले, e⁻ax sin bx का फार्मूला लगेगा। यहाँ पे देख लो e⁻ax sin vx का फार्मूला लगेगा, बराबर यहाँ पे पहले dx लिख देते हैं, ठीक है। अब बराबर e⁻ax अपॉन a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर a sin vx माइनस का b cos bx और प्लस का c। ये फार्मूला आपको रट्टा लगाना है, ठीक है। तो बराबर के उस तरफ आपको क्या करना है, फार्मूले में a का मान 1 रखना है जो e की घात से मिलेगा, और b कोण से मिलेगा, कितना है यहाँ पे 1, ठीक है। बराबर के उस तरफ फार्मूले में रखो, आंसर शीट आ जाएगी। इसका तो y होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 रखेंगे तो e⁻x मिलेगा, अपान में 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 1 1 रखोगे तो आपको पता है इतना आएगा प्लस c, ठीक है। तो y बराबर e⁻x के बटे आपको 2 लिख देना है, और sin x माइनस का cos x प्लस का c। इसे समीकरण 1 डालो। ये व्यापक हल निकला है, हमको क्या निकालना है, विशिष्ट हल। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया है ये जो वक्र का समीकरण निकला है, कहता है वक्र का समीकरण
जो है बिंदु इतने से होकर जाता है, मतलब मूल बिंदु से होकर जाता है, मतलब सी का मान निकालना पड़ेगा। इतना आप लोग नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं तो साइड में भी हो जाते हैं। ठीक है, आगे लिखो, वक्र एक बिंदु 0,0 से होकर जाता है। इतना आपको लिखना है पहले, होकर जाता है या स्थित है, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। रख दो समीकरण एक में, तो 0 बराबर e की घात 0 के बटे 2। ठीक है, यहाँ पे रखो साइन 0 और माइनस का कॉस 0 और प्लस का c 0। यहाँ पे e की घात 0 का मान 1 होता है। ठीक है, बटे 2। अब साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 प्लस c। अब c का मान निकलेगा 1/2 प्लस का निकलेगा। इसको हम रफ कर देते हैं, आपको नोट करते रहना है। चलो भाई, 0 बराबर गुणा करेंगे -1/2 निकलेगा, तो c का मान निकला धनात्मक 1/2। ठीक है, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखो है कहाँ पे, सबसे नीचे रख लो c का मान y बराबर e की घात x के बटे 2 और ब्रैकेट में आएगा साइन x माइनस का कॉस x। c का मान रखोगे 1/2 प्लस का। ठीक है, चाहो तो 2 लघुत्तम लेके इसमें गुणा कर दो या यहीं पे छोड़ दो आंसर शीट। ठीक है, ये भी ठीक है, चाहो तो एक लाइन आगे बढ़ा सकते हो। इसको हम रफ कर देते हैं, चाहे यहाँ पे छोड़ो, पूरे ही नंबर मिलेंगे। लघुत्तम लेके 2 का क्रॉस इंटू कर दो, ये आंसर शीट है, प्लस का 1 को चाहो इस तरफ ले आओ। ठीक है, ये भी आंसर शीट ले सकते हो, 1 को इस तरफ लाओ तो 2y माइनस 1 e की घात x साइन x माइनस का कॉस x, ये भी आंसर शीट है। चाहे यहाँ पे छोड़ो, चाहे यहाँ पे छोड़ो, चाहे यहाँ पे, एक भी नंबर कटेगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, 3 हो गए प्रश्न। अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको, ये रफ हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। चलो भाई, घा देख लो। घा क्या बताया गया? घा में एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब दर यहाँ पे लिखा है, आपको पता है दर को हम कैसे लिखते हैं, dy/dt, dx/dt, dh/dt और dv/dt, dA/dt। मतलब दर को ऐसे ही लिखते हैं, चरों राशियों में परिवर्तन की दर हमने पढ़ाई थी आपको, तो वही है आपका यहाँ पे पार्ट 6 प्रश्नावली 6.1 से ये प्रश्न लिया गया है अवकलज के अनुप्रयोग से। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आयतन में परिवर्तन की दर है, ये क्षेत्रफल में है, ये ऊंचाई में है, ये चर x में, चर y में। तो यहाँ पे क्या बताया गया, ये सेंटेंस देख लो, यहाँ से यहाँ तक हमें आयतन में बताया गया है ये दर। ठीक है, तो दिया है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, दिया है, क्या दिया है, dv/dt बराबर 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, और कहा गया है इसके कोर की लंबाई, तो घन के कोर की लंबाई x ले लो। ठीक है, आपकी मर्जी, चाहे r ले सकते हो। r जब लेते हैं जब त्रिज्या दी जाए, कोर की लंबाई, भुजा वगैरह के प्रश्न मिल जाए तो x बराबर ही आपको लिख देना है। अब कहता है यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या बताया, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल पृष्ठ, तो आपको पता है सरफेस, पृष्ठ को सरफेस से लिखा जाता है इंग्लिश में, तो यस उठा लो, तो ds/dt। मतलब हमें प्लस में आंसर शीट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देख लो बढ़ रहा है, और जो दिया था यहाँ पे बढ़ रहा है, आयतन भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे प्लस आपको सिंबल देना है। ठीक है, घट रहा है तो माइनस का देना है। चलो, इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब आपको पता है कि हमें ds/dt निकालना है, तो हमें dx/dt की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता ना, वक्र पृष्ठ जो होता है घन का, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6x स्क्वायर अपकलन करोगे 12x, x का दोबारा dx/dt। तो dx/dt का मान आपको निकालना है, पहले यहाँ से निकलेगा आयतन से। तो ठीक है, घन का आयतन
बराबर क्या होता है, बी बराबर लिख देते हैं भुजा क्यू। तो भुजा क्या ली है यहाँ पे एक्स, तो एक्स क्यू। अब अपकलन कर लो, डी वी अपॉन डी टी, टी के सापेक्ष ही अपकलन करेंगे क्योंकि प्रश्न में जब बताया ना जाए कि किसके सापेक्ष अपकलन करना है तो टी के सापेक्ष ही आपको करना है। तो 3x² एक्स का दोबारा करेंगे, ठीक है। डी वी अपॉन डी टी का मान रख लो 9 और 3x² डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी का मान निकला है 9 बटे, या काट लो तो 3 बटे x², ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, x का मान रखना है, देख लो कितना है 10 का स्क्वायर, ठीक है। अभी हल नहीं करेंगे, ठीक है, इसे समीकरण 1 डालो क्योंकि जब लास्ट आंसर शीट निकालेंगे वहीं पे कट्टा पिट्टी करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फार्मूला आपको लगाना है, बताते हैं, ये यस में लगाना है। तो घन का होता है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सेम होता है, तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ हम लिख देते हैं क्योंकि लिखा है यस बराबर क्या होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा एक्स ली है तो आपको इतना लिखना है। अपकलन करेंगे टी के सापेक्ष, कितना होगा 12x, एक्स का दोबारा अपकलन करेंगे, ठीक है। टी के सापेक्ष ही अपकलन करना है, दोनों तरफ आपको परतंत्र ही चर मिलेगा। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको मान रखना है, थोड़ा इस तरफ से ले लेते हैं, डी एस अपॉन डी टी। 12x का मान कितना था 10, डी एक्स अपॉन डी टी का मान देख लो 3/10 का स्क्वायर, इतना ही है, ठीक है। चलो इसको हम रफ करते हैं, अब कट्टा पिट्टी कर लो, आंसर शीट देखो कितनी आएगी। इससे ये कट गया तो 12 × 36 बटा 10, 3.6, ठीक है। 10 है ना, 1 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। अब मात्रक कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं। जैसे ये मात्रक लिखा है आयतन में, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे क्षेत्रफल में, तो स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये आंसर शीट आ गई। अब नेक्स्ट प्रश्न हल करवाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अगले प्रश्न की है बारी और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। चलो यहाँ पे आपको अड़ा डाल लेना है, अड़ा डाल लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, परवलय दिया गया y² बराबर 4ax और उसके नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको परवलय लिख लेना है, समाकलन विधि से ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है क्योंकि ये भी आपने पाठ पढ़ा है। सबसे पहले क्या लिखना है, परवलय का समीकरण। तो परवलय का समीकरण जो दिया गया है y² बराबर 4ax, ठीक है। अब इसका शीर्ष लिख लो, शीर्ष क्या रहेगा 0,0, ठीक है ना, क्योंकि जब हम परवलय डायग्राम बनाएंगे तो पीछे का हिस्सा कहाँ से घूमेगा, मूल बिंदु से, क्योंकि शीर्ष 0,0 है, ठीक है। फिर इसके बाद नाभि लंब का समीकरण बताओ, नाभि लंब का समीकरण बोलो क्या होता है। क्लास 11th में आपने सीखा होगा शंकु परिच्छेद में, शंकु परिच्छेद में सीखा होगा नाभि लंब का समीकरण x बराबर a होता है इस परवलय पर, ठीक है। ये नाभि लंब का समीकरण होता है, याद रखना, क्योंकि दिया नहीं जाता है प्रश्न में, केवल लिखा होता है नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो नाभि लंब का समीकरण पता हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने ये पढ़ाया था हमने आपको बताया था 2 ही प्रकार के प्रश्न हैं इस पाठ में समाकलनों के अनुप्रयोग में। तो पहले प्रकार का है क्योंकि एक ही समीकरण मिला है चर x और y में, तो एक ही प्रकार का है। तो लिखने के बाद तुरंत ही डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से लिमिट पता कर लेते हैं, ठीक है। डायग्राम बना लो यहाँ पे, इसको हम रफ कर देते हैं। ये x अक्ष, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे y अक्ष बोलेंगे। अब देखो आपको विषम घात देखना है, किस चर पे है, x पे है, तो x पे विषम घात है और अगर आगे प्लस है तो धनात्मक x अक्ष पे ही परवलय बनेगा, ये परवलय बनेगा ये वाला, ठीक है। विषम घात देखी जाती है, हमने पहले ही बताया था कि इसका शीर्ष है 0,0, तो पीछे का हिस्सा जो परवलय का है, ठीक है, वो मूल बिंदु से घूमेगा। अब x बराबर है y अक्ष के समांतर रेखा खींच लो, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, किसका, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है,
देखो बताया नहीं गया यहाँ पे कि प्रथम चतुर्थांश का निकालना है कि चतुर्थ चतुर्थांश का निकालना है, बताया नहीं गया, तब दोनों चतुर्थांश को आपको निकालना है। ठीक है, उसने बोला भी है कि ये परवलय और नाभि लंब से घिरे, तो ये परवलय ये घिर गया ऐसे करके। ठीक है, तो पट्टी काटना है, पट्टी यहाँ पे काट लो, क्योंकि उसी अक्ष पे पट्टी काटते हैं जिस अक्ष पे बिंदु है। एक ये मिल गया, अगर बिंदु की बात करें यहाँ पे a,0 मिल जाएगा। और आपको पता है पट्टी का ऊपर का हिस्सा जो होता है चर x व y में जो समीकरण होता है उससे छुलेगा। तो देख लो ऊपर का हिस्सा चर x और y में समीकरण है ना, ये एक डाल लो समीकरण। ठीक है, उसी से छुला है। और नीचे का हिस्सा पट्टी का किससे छुलता है? अक्ष से, और जिस अक्ष पे बिंदु हैं उसी अक्ष पे छुलता है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। बहुत से बच्चे कहते हैं पट्टी काटना जरूरी है। हाँ जरूरी है, क्योंकि पट्टी से लिमिट पता चलती है। जब लिमिट नहीं पता चलेगी समाकलन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये पट्टी कट गई, ये dx है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, जैसे पट्टी से लिमिट तो हमें पता चल जाएगी 0 से। ठीक है, और समाकलन किसका होता है ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। समाकलन उसी समीकरण का करेंगे जिस समीकरण में चर x और y है, तो इसका होगा समाकलन, इसका नहीं होगा। ये केवल x चर में समीकरण है, दोनों में होना चाहिए, उसी का समाकलन होता है। तो अभीष्ट क्षेत्रफल फार्मूला बोलो कौन सा लगेगा? पट्टी अगर x अक्ष पे कटी है तो y dx का फार्मूला लगेगा, ये लग गया फार्मूला a से b। अब y का मान यहाँ से रखेंगे √4ax, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे समाकलन होगा, और आपको पता है कि यहाँ पर आपको 2 का गुणा कर देना है, क्योंकि हम ये निकालेंगे प्रथम चतुर्थांश का, 2 का गुणा कर देंगे तो चतुर्थ चतुर्थांश का भी निकल आएगा, क्योंकि जब बराबर छायांकित होता है तो 1 का निकाल लो। ठीक है, और 2 का गुणा कर दो, दोनों का निकल आएगा। लिमिट हो जाएगी 0 से a, dx के आगे बिंदु होता है और बाद में बिंदु होता है। आगे वाले बिंदु से आपको निम्न सीमा मिलेगी और बाद वाले बिंदु से उच्च सीमा मिलेगी। y का मान समीकरण 1 से रख लो और यहाँ पे dx, और बता दो कि समीकरण 1 से हमने मान रखा है। ठीक है, अब डायग्राम को हटा देते हैं, नोट करते रहा करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समाकलन करना है। यहाँ से 2 निकलेगा, 4 हो जाएगा √a, 0 से √x का समाकलन, देखो 4√a। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 3/2 और 2/3 का गुणा कर दो, और जिस पद का समाकलन हो जाता है उसकी लिमिट पक्की हो जाती है 0 से a। यहाँ पे कितना मिलेगा 8/3 और √a। ठीक है, अपर लिमिट रख लो और माइनस के बाद में लोअर लिमिट रख लो। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 8/3, a की घात कितनी है? यहाँ पे 1/2, क्योंकि ये तो ख़त्म है, 0 हो जाएगा ना। ठीक है, इसे देखो गुणे में घातें जुड़ती हैं, जोड़ दो। तो 8/3, यहाँ पे a की घात 4/2 काट लो, तो कितना मिलेगा 8/3 a², और यहाँ पे लिख दो वर्ग इकाई। ये आंसर शीट आई है 8/3 a² वर्ग इकाई। इसको नोट कर लो, ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपको देख लेना है प्रश्न, उसको भी हल करवा देते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है प्रायिकता से है, तो आपको पहचानना पड़ेगा किस रूल से लगेगा, बताएंगे अभी। पहले इसको हम डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया पढ़ लेते हैं, फिर बाद में बताएंगे किस रूल से लगेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। ठीक है, एक व्यक्ति 4 बार बोलेगा जिनमें 3 बार सत्य बोलेगा। आगे लिखा तथा पासे उछालता है, पासे उछालता है भाई। आगे लिखा है और बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है। भाई 4 में से 3 बार सत्य बोलेगा और पासा उछालेगा और बताएगा आने वाली संख्या 6 है। आगे लिखा है इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर नाम बता दे, लास्ट में घटना का नाम बता दे, तो इतना याद रखना, वेज प्रमेय से सवाल को लगाएंगे। नाम अगर बता दे, वेज प्रमेय से लगेगा।
अब बेज प्रमेय से लगेगा, लेकिन रूल आपको पता है कि बेज प्रमेय में क्या होता है, जो घटना पहले घटित होती है उनको लिखा जाता है, जो बाद में घटना घटित होती है उसको बाद में लिखा जाता है साप्रतिबंध प्रायिकता से। तो पहले घटना क्या घटित होगी, पहले वो सत्य बोलेगा, उसके बाद पासा उछालेगा और पासे पर संख्या 6 बताएगा। पहले सत्य बोलेगा। तो घटना आपको मान लेनी है यहाँ पे E1 बराबर, ठीक है, E1 बराबर एक व्यक्ति द्वारा सत्य बोलने की घटना, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करके लिखना है। और E2 लिख लो इसका अपोजिट, भैया वहाँ पे प्रश्न में सत्य के बारे में बोला है तो अपोजिट क्या लिख दो, असत्य या सत्य नहीं। एक व्यक्ति द्वारा असत्य बोलने की घटना, असत्य बोलने की घटना, ठीक है, ये घटना पहले घटित हुई हैं तो इनकी प्रायिकता निकाल लो। PE1 बराबर क्या हो जाएगा, NE1/NS। तो भैया मेरे उसने क्या बोला, 4 में से, तो कुल परिस्थितियाँ 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, कुल परिस्थितियाँ 4 हो गई, अनुकूल परिस्थितियाँ 3 हो गई, ठीक है, ये निकाला है। फिर इसके बाद आपको PE2 निकालना है। अब इसकी प्रायिकता तो दी नहीं गई है प्रश्न में, तो आपको पता है कि अगर है की प्रायिकता पता है और आपको नहीं की निकालना है, मतलब सत्य की पता असत्य की निकालना है, तो 1 में से माइनस कर देते हैं PE1, क्योंकि आपने पढ़ा है PE प्लस PE डैश बराबर क्या होता है 1, क्योंकि ये है की प्रायिकता, ये नहीं की प्रायिकता। अगर है की प्रायिकता पता है, नहीं की निकालना है, तो 1 में से माइनस आपको करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 3/4 कितना आएगा, 1/4। अब आपको अन्य घटना लिखना है, जो बाद में घटना घटित होगी उसको लिखना है, और उनके मान साप्रतिबंध प्रायिकता से निकालेंगे। तो यहाँ पे अन्य घटना देखो, उसको A ले लो, ठीक है, अन्य घटना पासे पर संख्या 6 आने की घटना, संख्या 6 आने की घटना, ठीक है, क्योंकि ये घटना बाद में घटित हुई है। अब साप्रतिबंध प्रायिकता से, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, जो घटना घटित हो चुकी है, ठीक है, उसे नीचे, जो घटना घटित हो चुकी है मतलब जो ज्ञात है उसको नीचे, और जो निकालना है उसे ऊपर, यही तो निकालना है। E1 घटित हो चुकी है मतलब सत्य तो बोल लिया, एक व्यक्ति सत्य बोल चुका है, और पासे पर 6 आने की प्रायिकता बतानी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। बताओ भैया कुल परिस्थितियाँ कितनी हैं, 6 हैं, 6 आने की प्रायिकता, अनुकूल परिस्थिति 1 मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद में आपको पता है, अब E1 घटना घटित हो चुकी है, ठीक है, सत्य बोला है, तब पासे पर संख्या 6 आने की प्रायिकता निकाल ले। इसके बाद देखो ये E2 घटना घटित हो चुकी है, ठीक है, मतलब असत्य बोला है, तब आपको पासे पर संख्या 6 नहीं आने की प्रायिकता निकालना है। अब नहीं आने की प्रायिकता है, चाहो तो 1 में से माइनस कर लो, इसको 5/6 निकले, ऐसे निकाल सकते हो, या फिर दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, देख लो, यहाँ पर फिर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। भाई मेरे कुल परिस्थितियाँ कितनी हैं, 6। अब उसने बोला है असत्य, मतलब पासे पर संख्या 6 नहीं आएगी, तो इनमें से कोई सी आएगी, इनमें से देख लो, एक क्या पता 1 आ जाए पासे पर ही, या 2 आ जाए, कितने प्रकार हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 प्रकार हो सकते हैं। चाहे एक में से माइनस करके निकालो, चाहे ऐसे निकाल लो, ऐसे, ठीक है। अब जो आपको निकालना है, देखो यहाँ पर देखो, पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, मतलब जब सत्य बोलेगा तभी पासे पर संख्या 6 की प्रायिकता आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमसे क्या मांगा गया है, जो घटना यहाँ पर बोल दे लास्ट में, जिसकी मैचिंग हो जाए वही आपको लिखना है, और नीचे A लिख देना है,
ये ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो रफ हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बेज प्रेमिस है। ठीक है, यहाँ से फार्मूला स्टार्ट करना है। PE1/A बराबर होता है, अंश में लिखना है PE1 इंटू PA/E1। ठीक है, बटे में आपको यही पहला पद लिखना है PE1 इंटू PA/E1, फिर प्लस PE2 इंटू में PA/E2। ठीक है, अब आपको मान रखना है। तो यहाँ पे देखो PE1 का मान जो रफ कर चुके हैं क्या है, 3/4 है। फिर PA/E1 का मान 1/6 है। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अपान में देखो यही आपको पहला पद लिख लेना है, 3/4 इंटू 1/6 प्लस PE2 का मान जो निकाला था 1/4 था, रफ कर चुके हैं, देख लेना। PA/E2 का मान क्या है, 5/6। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 4 छंग 24, 4 छंग 24, तो यहाँ पर भी मिल जाएगा 24। तो क्या करना है, कॉमन लेके काट दो। पहले मार्कर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, 3/4 गुणे 6। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 गुणे 6 हमने कॉमन ले लिया, 3 और यहाँ से 5 मिला, ये कट गया। ठीक है, ऐसे करके हल करना है और नोट करते रहना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लो 3 ऊपर मिला और नीचे 8 मिला, और आंसर शीट आपको पता ही है कि इसमें ही लाई करना चाहिए। प्रायिकता का कोई सा प्रश्न हो, आंसर शीट जो है इसमें ही लाई करेगी। तो ये प्रश्न 6 जो है कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न हल करवाते हैं, इसको नोट करो जल्दी। अब आप लोग प्रश्न 7वें का और खा देख लो। तो यहाँ पर हम होमवर्क डाल देते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जब हमने 2020 के सेट हल करवाए तो इस प्रकार के प्रश्न हो चुके हैं, तो इसको भी हम होमवर्क डाल देते हैं, आप लोग कर लेना। लेकिन 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवा देते हैं। तो यहाँ पे देख लो 4G ट्रिक। ठीक है, सबसे पहले आपको समीकरण लिख लेना है जो दिए गए हैं। 3 समीकरण है ना, तो पहला समीकरण है 3x प्लस का y प्लस का 2z इक्वल 3, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आपको दूसरा समीकरण लिख लेना है माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का z इक्वल 3, समीकरण नंबर 2 हो गया। तीसरा समीकरण लिख लो x प्लस का 2y प्लस का z इक्वल 4, ये 3 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1, 2, 3 में से 2 समीकरण आपको लेके चलना है ऐसे जिनमें एक चर या 2 चर कट जाएं। तो अगर हम समीकरण 2 और 3 की बात करें, इसमें z से z कट जाएगा, एक चर। तो आपको क्या करना है, यही लेके चलना है। तो यहाँ पर देख लो ऐसे करके आपको लिख लेना है, थोड़ा रेपिड फायर। ठीक है, x प्लस का 2y प्लस का z इक्वल 4, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दो घटाने पर, क्योंकि z को काटना है। तो z के जब हमने चिन्ह देखे समान है, समान चिन्ह पर आपको पता ही है घटाने पर घटाया जाता है। तो ये z से z कट गया, यहाँ पे कितना आया माइनस का 3x, यहाँ पर घटाएंगे प्लस का y मिलेगा, यहाँ पे घटाएंगे -1 मिलेगा, माइनस से गुणा कर दो तो इतना मिलेगा, इसे 4 डालो। अब 2 समीकरण और ऐसे लेके चलना है जिसमें z चर कट जाए। तो बात करेंगे समीकरण 1 और 2 की, इसमें z से z आपको काटना है। तो समीकरण 1 व 2 से तो देख लो 3x प्लस का y प्लस का 2z इक्वल 3 है, हो गया। माइनस का 2x प्लस का 3y और प्लस का z इक्वल 3, ये 2 हो गया। इसमें आपको 2 का गुणा कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2z है, यहाँ पे z है, 2 का गुणा कर लेंगे 2z मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको लिखना है घटाने पर, चिन्ह चेंज कर लो। ठीक है, ये कट गया, तो यहाँ पे मिला 4x, वो भी प्लस का, 4 और 3 7 हो गया प्लस का। यहाँ पे देखो 2 3 6, 6 में से 1 जाएगा, माइनस का 5y मिलेगा, ये तो कट गया ना। 2 3 6, 6 में से 3 गया, माइनस का 3 मिला, इसे समीकरण नंबर 5 डाल दो। अब समीकरण 4 और 5 को हल करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 3x माइनस का y बराबर 1, समीकरण नंबर यहाँ पे 4 डाल दो।
पड़ गया 4, ठीक है। अब इसमें क्या करो, 5 का गुणा कर दो इसमें, क्योंकि 5/5 कट जाएगा, लेकिन समान चिन्ह है तो यहाँ पे लिख देना है घटाने पर। तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस कट गया। 5 3 15, 15 में से आपको 7 माइनस करना है, तो कितना मिलेगा, माइनस का 8x मिल जाएगा। यहाँ पे देखो 5 1 5, 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस काट लो, तो x बराबर 8/8 बराबर 1। तो x का मान कितना निकला है, यहाँ पे 1 निकल आया, ठीक है। अब x का मान आपको समीकरण 4 या 5 में रख देना है, तो y का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 4 में x का मान, ठीक है। माइनस का y यहाँ पे रखेंगे 1, 3 को उस तरफ लेके जाओ, बराबर 1 है, ठीक है। ये आपको पहले वाला ही समीकरण लेना है, ये वाला, वो तो हमने y को काटने के लिए लिखा था घटाने पर, ठीक है। फिर चिन्ह यूज नहीं करते हैं, ये नीचे वाले, ऊपर वाले ही चिन्ह यूज करते हैं। तो 3 को उस तरफ लेके जाओगे, माइनस का 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना हुआ, माइनस का 2, माइनस से माइनस काट दो, तो y का मान कितना मिला हमको 2, x का मान 1 मिला, y का मान 2। तो समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, z का मान निकल आएगा। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो x का मान 1 आया, y का मान 2 आया, और प्लस का 2z = 3, ठीक है। 3 हुआ यहाँ पे 3 और प्लस 2 5 आ जाएगा नेगेटिव का, तो कितना मिला यहाँ पे, माइनस का 2 मिला। z बराबर काट लो, -1 मिलेगा। तो x y z के मान हमने निकाल लिए 4G ट्रिक से, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लो। अब 4G ट्रिक से बताते हैं हम खाकी आंसर शीट। तो ऐसे करके आपको निकाल लेना है प्रश्न नंबर 7 का, ठीक है। 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल लेना है पेपर में। अगर कहीं बीच में गलती भी हो जाए तो आंसर शीट तो आपको पता ही रहेगी, तो पूरे ही नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पे 7 का खा डाल देते हैं, 4G ट्रिक से आंसर शीट बताते हैं, ठीक है। तो A इनवर्स आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फार्मूला तो आपको याद होगा ना, 1/mod A। फिर आपको एडजॉइंट A निकालना है, सहखंडज आव्यूह। तो मेरे प्यारे बच्चों, mod A निकालोगे, माइनस का 8 निकलेगा, निकाल लेना आव्यूह से। हमें अभी अब बताना है कैसे निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या लिख लेना है, जितने अभी अब दिए गए हैं उतने आपको लिख लेना है। 113 133, फिर कितना है, -2 -4 -4, ठीक है। 9 अभी अब लिख लिए। इसके बाद पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ यहाँ पे बढ़ाना है, तो 1 1 -2 दूसरा स्तंभ बढ़ा लो। इसके बाद थोड़ा और काम करना है, नीचे आपको 2 पंक्ति बढ़ाना है, पहली और दूसरी, ठीक है, सेम टू सेम ऐसे करके। फिर 1 3 -3 1 3। इसके बाद थोड़ा और काम करना है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कैंची द्वारा गुणा कर देना है, और 1 बाई 1 अभी अब ज्ञात हो जाएगा। देख लो, ये जो स्तंभ आपको दिख रहे हैं 2, पहला और दूसरा, इनको हल करेंगे तो हमें पहली पंक्ति के अभी अब पता चल जाएंगे। यहाँ पे देखो 4 3 12, माइनस का हो जाएगा, माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू करेंगे तो 12 ही मिलेगा, माइनस का ही मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहले राइट का गुणा करते हैं, जो मिल जाए उसको रखो, जो भी चिन्ह मिल जाए, फिर माइनस के बाद में जो भी चिन्ह मिल जाए उसको रखो। तो कितना मिला यहाँ पे, माइनस का 24 मिला, तो यहाँ पर माइनस का 24 लिख देना है, ठीक है। पहला भी ये पता चल गया। अब दूसरा देख लो, 4 3 12, जो भी मिल जाए चिन्ह उसी से लिखना है। फिर लेफ्ट के बाद में, राइट के बाद में लेफ्ट का गुणा, माइनस आता है, और यहाँ पे -4 मिला है, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 8 मिला, यहाँ पे लिख दो माइनस का 8, ठीक है। अब अगला भी, अब माइनस का 3 मिला, गुणा करेंगे, फिर लेफ्ट का गुणा करो, माइनस के बाद में 9, तो कितना मिलेगा, माइनस का 12, तो यहाँ पे लिख दो माइनस का 12, ठीक है। आगे देखो, अब आपको दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ लेना है, और दूसरी पंक्ति के अभी अब लिख देना है। देखो यहाँ पे 2 3 6 प्लस का मिलेगा, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करो, माइनस का 4 मिला, प्लस का 4, तो कितना मिला 10। तो पहला अभी अब दूसरी पंक्ति का 10 मिला,
ठीक है, फिर गुणा करो माइनस का 4, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करो माइनस का 6 मिलेगा, प्लस का 6 कितना मिला 2। तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना है, इसको हटा देते हैं। इसका इसमें गुणा करो 3, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 6। चलो इसको हटा देते हैं। अब आपको तीसरा स्तंभ चौथा स्तंभ ले लेना है और तीसरी पंक्ति के अभी अब लिख लेना है। चलो माइनस का 4, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करो तो कितना मिलेगा माइनस का 6 प्लस का 6 हो गया। हल करो, हमको 2 मिला। पहला अब ये पता चल गया तीसरी पंक्ति का। अब इसके बाद में इसका इसमें गुणा करो, माइनस का 2 मिला, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस 4 मिलेगा, प्लस का 4 बराबर 2 मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका इसमें गुणा करो 3 मिला, माइनस के बाद में लेफ्ट का गुणा करेंगे 1 मिलेगा, हल करेंगे 2 मिलेगा। ठीक है, तो A इनवर्स बराबर अब आपको माइनस का 8 भाग दे देना है, तो 3 मिलेगा प्लस का 8 3 24, यहाँ पे 1 मिलेगा 8 1 8, यहाँ पे 4 3 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे देखो 2 पंचे 10, 2 चाकू 8 माइनस का आएगा। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चाकू 8 माइनस का आएगा। यहाँ पे 2 3 6, 2 चाकू 8 इतना आएगा। यहाँ पे माइनस 1/4, यहाँ पे माइनस 1/4, यहाँ पे माइनस 1/4। तो ये आंसर शीट आई है 4G ट्रिक से A इनवर्स की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बेसिक से लगा लेना है, क्योंकि 2020 के सेट हमने हल किए, तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे हो चुके हैं। ठीक है, ये नोट कर लो 4G ट्रिक, और बेसिक से लगाना है पेपर में। और आंसर शीट अगर गलत भी आ रही है तो पहले से पता लग जाएगी आंसर शीट 4G ट्रिक से, तो गलत होने का कोई चांस नहीं है। इसको नोट कर लो। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं। अब आप लोग प्रश्न नंबर 8वें का देख लो। यहाँ पर बताया गया है, सिद्ध कीजिए कि वक्रों y² बराबर 4x एवं x² बराबर 4y रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 0, y बराबर 4 से घिरे वर्ग के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा वर्ग, तो वर्ग के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, ये सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर शीट जो निकलेगी तीनों भाग की बराबर ही निकलेगी। तो 4G ट्रिक से आंसर शीट बता देते हैं आपको डायरेक्ट। जैसे परवलय का समीकरण दिया गया है पहला, और फिर दे दिया गया दूसरा। कुछ नहीं करना है, आपको गुणांक उठाना है, बराबर में जो x और y के गुणांक हैं उनको उठाना है। ठीक है, और गुणा कर देना है, और ये 3 याद रखना है। नीचे ऊपर तो गुणांकों को गुणा होता है, नीचे 3 याद रखना। 16/3 वर्ग इकाई, इतनी आंसर शीट निकालना है तीनों भाग की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है 8वें का इसका हल लिख लिया ना। ठीक है, दिए गए वक्र लिख लो। तो y² बराबर दिया गया है 4x। ठीक है, समीकरण 1 डाल लो। फिर x² बराबर 4y दिया है, समीकरण 2 डाल लो। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम शीर्ष की बात करें तो इसका शीर्ष मिलेगा 0, और इसका भी शीर्ष मिलेगा 0, मेरे प्यारे बच्चों, शीर्ष से ये पता लग जाएगा जब डायग्राम बनाएंगे परवलय का पीछे का हिस्सा कहाँ से घूमेगा, मतलब मूल बिंदु से घूमेगा, क्योंकि शीर्ष 0, है। तो पहला जो दिया गया है परवलय का समीकरण किसके रूप का है, प्लस का 4ax के रूप का है। दूसरा जो दिया गया है x² बराबर प्लस का 4ay के रूप का दिया गया है। ठीक है, और आपको पता ही है, जब हमने ये पार्ट पढ़ाया आपको तो हमने बताया था अगर 2 समीकरण मिल जाते हैं चर x और y में, तो दूसरे प्रकार का ही प्रश्न होता है। दूसरे प्रकार में क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु निकाले जाते हैं। लेकिन प्रश्न नंबर 8वें का जो है, इसमें नहीं निकालेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, क्योंकि यहाँ पे बता दिए गए पहले से ही ये वर्ग बनेगा, प्रतिच्छेद बिंदु यहीं से आपको मिल जाएंगे, निकालना नहीं पड़ेंगे अलग से। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, रेखाएं जिनसे बनेगा वर्ग। क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, जिनसे बनेगा वर्ग। ठीक है, पहले आपको दोनों परवलय खींच लेना है। ये x अक्ष हो गया, ठीक है, और ये y अक्ष हो गया।
यहाँ पे देखो पहला जो खींचेगा परवलय डायग्राम बनेगा, विषमघात देखो चर x पे है तो x अक्ष पे बनेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो धनात्मक x अक्ष पे बनेगा परवलय। ये लो, ये बन गया परवलय, ठीक है ना। अब इसके बाद में दूसरा समीकरण देख लो, मीन्स दूसरा परवलय जो दिया गया उसको देख लो। विषमघात देखना है, चर y पे है, चर x पे है, चर y पे है तो यहाँ पे प्लस है तो धनात्मक y अक्ष पे परवलय बनेगा। ये दूसरा वाला धनात्मक y अक्ष पे ये परवलय बनेगा। अब प्रतिच्छेद बिंदु एक ये मिला, एक ये मिला, तो आपको पता ही है दोनों का शीर्ष 0,0 एक तो मिल गया, तभी बोलते हैं अलग से आपको प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकालना पड़ेंगे। जैसे प्रकार दूसरा है ये प्रश्न, ये तो आपको पता है तो प्रतिच्छेद बिंदु निकाले जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न में नहीं निकाले जाएंगे क्योंकि मिल जाएंगे। जैसे बात करेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0 यहाँ पे मिल गया, x बराबर 4 यहाँ पे हम रेखा खींच देते हैं, x बराबर 4 की यहीं पे खींचेंगे, ठीक है, और y बराबर 4 की यहीं से रेखा हम खींच देते हैं। थोड़ा परवलय ऐसा ले लेते हैं, ये y बराबर 4 की खींचेगी और x बराबर ये 4 की खींचेगी, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु ये है। अब ये वर्ग बना है देखो 1 2 3 4, मतलब पहला ये हो गया भाग, ये दूसरा ले लो और ये तीसरा ले लो, तीनों भाग का क्षेत्रफल निकालना है 16/3, यही सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें बिंदु की, इतना निकला, यहाँ पे बात करें x का मान 4 है, y का मान कितना मिलेगा 0, क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0 होता है। तो हमें पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। इसकी पट्टी काट लो, पट्टी कट गई, चाहे आप y अक्ष पे काटो पट्टी, चाहे x अक्ष पे काटो, दोनों से लग जाएगा, ठीक है। पट्टी का नीचे का हिस्सा x अक्ष से चुलेगा या तो y अक्ष से, जिससे चाहो उससे छुला लो, और ऊपर का हिस्सा वक्र चुलेगा। यहाँ पे देखो ये दो मिल गए हैं, देखो पट्टी का ऊपर का हिस्सा एक यहाँ पे छुला, एक यहाँ पे, मतलब ये परवलय है चर x और y में। ये भी समीकरण दिया गया चर x और y में, तो ऊपर का हिस्सा उसी से छुलेगा जिस समीकरण में चर x और y है, ठीक है। तो ये मिल गया आपको ऊपर। भैया अगर देखा जाए ये छायांकित है, छायांकित से देखो पट्टी से, तो बिंदु से चाहो बिंदु से देख लो, ये बिंदु ऊपर है तो ऊपर वाले को y1 मानेंगे। तो ये परवलय आपने जो खींचा है ना, विषमघात किस पे है, चर x पे, तो ये वाला है। y1 का मान यहाँ से निकालेंगे 2√x निकलेगा। ये बिंदु नीचे है तो नीचे लिख लो, बिंदु से देख लो भैया, ये ऊपर बिंदु है y1 मान लो और नीचे वाला y2 मान लो, ऐसे करके बिंदु देख के मान लो y2। अब मेरे प्यारे बच्चों ये परवलय है ना, ये वाला, ये कौन सा है समीकरण देख लो, विषमघात y पे, तभी तो बना है धनात्मक y अक्ष पे। तो यहाँ से आपको निकालना है y2, x²/4 ये निकलेगा, ठीक है। और इसका भी क्षेत्रफल आपको निकालना है बाद में, भाग 2 का। इसकी पट्टी काटो ऐसे, y अक्ष पे काटो, ठीक है, y अक्ष पे पट्टी काटो, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। और फिर इसका भी निकालना है क्षेत्रफल, इसका भी आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसकी पट्टी ऐसे काटो, क्योंकि ऊपर का हिस्सा जो है किससे छुलेगा, ये पट्टी हम डार्क कर देते हैं, ऊपर का हिस्सा चर x और y से छुलेगा, छुल गया, और यहाँ पे ऊपर का हिस्सा चर x और y से छुलेगा, नीचे का हिस्सा अच्छे से छुलता है। इतनी जानकारी होना चाहिए। पहले हम भाग, ये वाला आपको दिख रहा है, ये इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, फिर निकालेंगे हम भाग 2 का, फिर भाग 3 का। आंसर शीट तो पता ही है कितनी निकलेगी, ठीक है। तो आपको लिख लेना है यहाँ पे अभीष्ट क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल। फार्मूला लगा लो, कौन सा लगेगा बताइए, घटाने वाला लगेगा, क्योंकि ऊपर नीचे पता चल गया, तो ऊपर y1 और नीचे y2, घटाने वाला जब फार्मूला लगता है तो मेरे प्यारे बच्चों लिमिट कॉमन होती है, दोनों की सेम होती है। तो देख लो dx के आगे वाला बिंदु ये है और dx के बाद वाला बिंदु ये है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है ना ये छाएंगे, तो बिंदु पहला और ये लास्ट वाला, तो 0 से 4 लिमिट मिल जाएगी। तो ठीक है, 0 से 4 लिमिट, y1 देख लो 2√x है और y2 का मान x²/4 है।
समाकलन करना है, इतने में ही कर देते हैं। x की घात 3/2 और 2/3, जिस पद का समाकलन हो जाए उसकी लिमिट पक्की हो जाती है। यहाँ पर x³/3 आएगा, 0 से 4 लिमिट हो जाएगी। ठीक है, यहीं से हल करेंगे, ये रफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतना हम रफ कर देते हैं। भाग 1 का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो आप लोग नोट करते रहा करो। ठीक है, तो यहाँ से देख लो 4/3 आएगा, रखो 4 की घात 3/2, अपर लिमिट हो गई माइनस के लोअर, माइनस के बाद में लोअर लिमिट। ठीक है, 4 3 12, अपर लिमिट 4 की घातें 3, माइनस के बाद में लोअर लिमिट 0 है। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 4/3, यहाँ पे लिख दो 2 की घात 2 होल घात 3/2, ये कट गया, ये ना लिखो 0 रहेगा। ठीक है, -1/12, तो यहाँ पे 4 अलग कर लो और 4 का स्क्वायर अलग कर लो, 16 और 4 3 12, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात 3, 8 8 चक्कू 32/3 और माइनस का यहाँ पे 16/3, घटा लो तो 16/3, 32 में 16 जाएगा, 16 मिलेगा ना, तो वर्ग इकाई। तो भाग 1 का क्षेत्रफल निकाल लिया, इतना नोट करो। अब भाग 2 का निकालेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको लिखना है भाग 2 का क्षेत्रफल, इतनी ही आंसर शीट निकलेगी। तो भाग 2 का क्षेत्रफल फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे एक ही समीकरण लेना है भाग 2 में और भाग 3 में। तो एक समीकरण लेना है चर x और y में, तो फार्मूला लगेगा x dy, क्योंकि यहाँ पर देखो भाग सेकंड में, यहाँ पे भाग सेकंड में पट्टी काटी है बाई एच पे, तो dy लेना है, तो इसका अपोजिट x होता है। लिमिट देख लो इसकी, तो ठीक है, इसका नीचे वाला बिंदु पट्टी का ये है, ऊपर वाला बिंदु ये है, तो लिमिट आ जाएगी। इसको हम रफ कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो डायग्राम है। यहाँ पे देखो 0 से 4 लिमिट हो जाएगी, तो 0 से 4 लिमिट। अब x का मान यहाँ से निकालना है, x का मान, ये परवलय कौन सा है, ये जो परवलय है, परवलय देखो विषम घात किस पे है, चर x पे, तो ये पहला वाला है। तो यहाँ से x का मान निकालो, y²/4, ठीक है, dy, तो 1/4 इसका समाकलन हो जाएगा y³/3, 0 से 4 लिमिट हो जाएगी, तो 4 3 12, 4 की घातें 3 माइनस 0 की घातें 3, तो यहाँ पे देखो 1/12, 4 को अलग कर लो और 2 घातें अलग कर लो, तो 4 3 12, 16/3 वर्ग इकाई। ये आंसर शीट आ गई भाग 2 की। ठीक है, अब भाग 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे, इतनी ही आंसर शीट निकलेगी। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको लिखना है यहाँ पे भाग 3 का क्षेत्रफल, तो फार्मूला लगाओ a से b, पट्टी किस अक्ष पे कटी है, x अक्ष पे, तो dx अपोजिट इसका चर y। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट देख लो, ये पट्टी है ना ये वाली, इसके पहले ये बिंदु है बाद में ये, तो कितना मिलेगा हमें, 0 से 4 लिमिट मिल जाएगी। चलो 0 से 4, y का मान देख लो, ये टच है इस वाले परवलय से, तो धनात्मक बाई अक्ष, धनात्मक बाई अक्ष विषम घात बाई पे, तो यही यहाँ से आपको ले लेना है y का मान, तो x²/4 dx। करो समाकलन 1/4, ऐसे लिखो x³/3, 0 से 4, तो 1/4 अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। ठीक है, यहाँ से देख लो 1/4, 4 को अलग कर लो और 64 को अलग कर लो। ठीक है, मतलब 16 को अलग कर लो, 4 अलग कर लो, 2 घात अलग कर लो। ठीक है, बाद में 0 की घात 3, 0 उसे लिखो ना, तो यहाँ पर 12 आएगा ना, 12 आएगा, सॉरी 12 लिखो, 4 3 12, तो कितनी आंसर शीट आई, 16/3 वर्ग इकाई। अतः करके लिख दो भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अतः करके लिख देते हैं। यहाँ पे देखो तीनों भाग का क्षेत्रफल निकाल ही लिया है, तो अतः करके आपको लिखना है भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर भाग 2 का क्षेत्रफल बराबर
भाग 3 का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे करके लिख देना। यही सिद्ध करना था, क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो भी है प्रश्न देख लेना है। तो हमको मिला है एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण और बोला है भाई हल कीजिए। तो यहाँ पर विधि का यूज होगा। तो आपको विधि पता हो, क्योंकि विधि अगर पता है और तभी आप चेक कर सकते हो कि कौन सी विधि से ये एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण हल होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 बाय 1 विधि चेक करना है। ठीक है, तो पहले लिख लो, बाद में चेक करवाते हैं विधि कौन सी यूज होगी। अवकल समीकरण लिख लो यहाँ पे, अवकल समीकरण। तो x dy/dx प्लस का 2y इक्वल x², यही है। ठीक है, तो देखा जाए ये बनी बनाई मिल गई है, ये बनी बनाई मिल गई रैखिक अवकल समीकरण। तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बनी बनाई मिल गई है। अगर तुम्हें ये याद है तब बता सकते हो कि बनी बनाई मिल गई है। पहला रैखिक अवकल समीकरण और दूसरा रैखिक अवकल समीकरण ये। अब आपको देखना है अवकल समीकरण में 2 y हैं तो पहला यूज होगा। अगर 2x हैं चर अवकल समीकरण में तो दूसरा रैखिक अवकल समीकरण यूज होगा। तो अंश में ही देखना है। अंश में जब देखा यहाँ पे y यहाँ पे y, देखो पूरे अवकल समीकरण में 2 ही y हैं। ठीक है, तो पहला ही रैखिक अवकल समीकरण यूज होगा। अंश में देखते हैं, इतना ध्यान रखना, 2 ही y हैं। ठीक है, अंश में देखा, हर में देखेंगे नहीं, d के पास में x है तो ये वाली मैच नहीं करेंगे क्योंकि हमें अंश में चाहिए होता है। तो पहला यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन dy/dx को अकेला छोड़ना है, इसका गुणांक 1 होना चाहिए। यहाँ पे x है, x का भाग लगा दो, 2/x बाई यहाँ पे कितना मिलेगा, x² है ना, x मिलेगा। अब आपको तुलना कर लेनी है, तुलना dy/dx प्लस का py बराबर q से करने पर p और q के मान निकाल लो। तो p बराबर यहाँ से 2/x निकलेगा, क्योंकि सेम टू सेम है, उसको लिखा नहीं जाता है, जो चेंज होता है उसी को लिखा जाता है। तो q बराबर x है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, p और q के मान निकालने के बाद समाकलन गुणक निकालना है। तो यहाँ पे लिख लो समाकलन गुणक। तो समाकलन हम गुणक निकालेंगे, क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रल फैक्टर। तो उठा लो यहाँ से i, यहाँ से f, तो if शॉर्ट में लिखते हैं। समाकलन करना है p का, किसके सापेक्ष करना है, यहाँ पे देखो अपान में देखो चर d के पास में x है तो x के सापेक्ष समाकलन होगा, ऐसे पहचान लेना। ठीक है, तो e की घात में p कहाँ है, 2/x, 2 आगे कर लो, 1/x अलग कर लो। तो यहाँ पे बनापान x का क्या होता है, log mod x। अब घात दे दो, log में घाते हैं आगे भी आ जाती हैं, वापस भी देते हैं, क्योंकि फार्मूला में बनाना है, log x²। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1/, मीन्स अंश में ही x² आएगा, क्योंकि e की घात में अगर प्लस का log fx है, ठीक है, बराबर में आता है fx, अंश में आता है तो मापांक हट जाता है, क्योंकि log हटेगा तो मापांक हट जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही हमने लिखा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में व्यापक हल निकालना है, इसको हम रफ करते हैं। IF निकालने के बाद क्या निकालते हैं, व्यापक हल। तो व्यापक हल के लिए फार्मूला किस चर से स्टार्टिंग होगी, अगर आपने x के सापेक्ष समाकलन किया तो चर y से स्टार्ट होगा, इतनी जानकारी होना चाहिए। QIF और यहाँ पे dx, क्योंकि x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। अब आपको मान रखना IF का और Q का। तो क्या निकाला था, x² बराबर Q, यहाँ से देख लो x है IF, x² निकाला था dx। ठीक है, इतना नोट करो। अब करना है समाकलन, इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x² × y, यहाँ पे x की घात 1 हो 2 3 हो गए,
तो एक्स स्क्वायर वाई बराबर यहाँ पे एक्स की घात n का फार्मूला लगा लो। ये आंसर शीट निकली है व्यापक हल की। चलो नोट कर लो क्योंकि हमसे व्यापक हल ही मांगा गया। ठीक है, नोट कर लो। अब प्रश्न नंबर 9 बचा है, उसको भी हल करवाते हैं। जल्दी नोट करो इसे। अब आप लोग प्रश्न नंबर 9 का देख लो। यहाँ पर बताया गया है अनिश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। ये हो चुका है। कहाँ पे हो चुका है हम आपको बता देते हैं। पाठ 7 विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का उदाहरण जो है 42, उदाहरण 42। ठीक है, हमने आपको 2 मेथड से इसको लगवाया था, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड से। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने विविध प्रश्नावली जो है कंप्लीट करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी पाठ 7 की। तो लिंक भी हम आपको दे देंगे इस प्रश्न का। ठीक है, आप लोग अगर चाहो तो प्लेलिस्ट में पाठ 7 विविध प्रश्नावली का उदाहरण 42 देख सकते हो, नहीं तो हम लिंक दे देंगे, आप लोग कंप्लीट कर लेना ये वाला प्रश्न। ठीक है, 2 मेथड से करवाया था, ज़रूर इसको कंप्लीट करना है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है प्रश्न। अब बात करेंगे ये वाला, खा देख लो। एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण है, हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 9 का खा अवकल समीकरण। सबसे पहले क्या लिखना है, अवकल समीकरण। एक कोटि एक घात का है। ठीक है, x dy/dx फिर प्लस का y बराबर x की y की घातें 6। तो रैखिक अवकल समीकरण यहाँ पे दिख रहा है, बनी बनाई मिल गई है रैखिक अवकल समीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लो dy/dx प्लस का py बराबर q, dx/dy प्लस का px बराबर q। तो यहाँ पर हमको कितनी y चाहिए है, 2 y चाहिए हैं अगर पहला यूज होगा। तो यहाँ पे 2 y हैं लेकिन 1 y अधिक है। ठीक है, 2 y ही होना चाहिए। तो 2 y नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ ऐसे प्रश्न पिछली कई क्लास में हम बता चुके हैं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा जो y है, y की घात 6 है, उसका भाग लगाना है दोनों पक्षों में। ठीक है, तो पहले x का लगा लो क्योंकि हमें गुणांक क्या चाहिए, 1 चाहिए। पहले x का भाग लगा देंगे हर एक पद में, तो हमको इतना मिल जाएगा। यहाँ पे कट जाएगा ना, x² y की घातें 6, गुणांक 1 चाहिए, मिल गया। अब आपको y की घात 6 का भाग लगाना है, मतलब हर एक पद में। तो y की घात -6 मिल जाएगी dy/dx। यहाँ पर एक घात कट जाएगी ना, y की घात 5 मिलेगी बराबर में x²। ठीक है, अब यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का यूज होगा। प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है आपको, ये मानना है y की घात -5 बराबर t। तो हम t में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, t में कन्वर्ट करेंगे रैखिक अवकल समीकरण। अवकलन करो, ये अवकलन हो गया, किसके सापेक्ष कर रहे हो, dx के सापेक्ष कर रहे हो, ये अवकलन हो गया। ठीक है, तो हमें जितना मिला है ना ये उतना ही रखेंगे। एक्स्ट्रा जो भी है किसे देंगे, इसको देंगे, -1/5 dt/dx। ठीक है, अब यहाँ से देख लो 2 मान रखना पड़ते हैं जब प्रतिस्थापन विधि का यूज होता है, माना है और जो मैचिंग हुई है उसके स्थान पे। तो 1/5 dt/dx हमने मान रख दिया इसका, फिर प्लस का 1/x ITT रखना है, इसको क्या माना था, t रख दिया। अब बराबर में x की घात 2। अब देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, अब रैखिक अवकल समीकरण हमने किस में बना लिया, t में। देखो 2t हैं, ठीक है, लेकिन गुणांक कितना चाहिए, 1। तो माइनस का क्रॉस इंटू कर दो -5 का, तो देख लो क्रॉस इंटू कर रहे हैं, तो ये माइनस का 5/x, मतलब हमने -5 से गुणा कर दिया, सीधी बात है। -5 से हमने क्या कर दिया,
गुणा कर दिया। इसको हम रफ कर देते हैं, -5 से हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिला माइनस का 5x²। ठीक है, अब आपको तुलना कर लेनी है। तुलना dt/dx और प्लस का pt बराबर q से करने पर, ठीक है ना। तुलना करो, p का मान निकलेगा -5/x और q का मान निकलेगा माइनस का 5x², इतना ही निकलेगा ना। अब समाकलन गुणक निकालेंगे, क्योंकि जब p और q के मान पता चल जाते हैं फिर समाकलन गुणक निकालते हैं। क्या बोलते हैं, IF बोलते हैं। तो e की घात में आपको समाकलन करना, किसके सापेक्ष, नीचे देखो d के पास में चर x है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। p कितना है, -5 आगे ले लो, -5 आगे ले लो, 1/x करना है, क्या होता है log mod x, ठीक है ना। अब ये 5 इसे दे दो, तो e की घात में -5 किसे देंगे, 5 x को देंगे ना, तो log x की घात 5, यहाँ पे x की घात 5, ठीक है, माइनस है तो 1/अपान में x की घात 5 लिख दो, क्योंकि फार्मूला होता ना ये, जब माइनस है log के आगे तो 1/fx, और मोड हट जाता है ना, जब log हट जाता है मोड भी हट जाता है। तो हमको क्या पता चला, यहाँ पे IF पता चल गया। अब व्यापक हल के लिए फार्मूला लगाएंगे, इतना हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, व्यापक हल निकालना है। अब बताओ किस चर से फार्मूला स्टार्ट होता है। अगर समाकलन कर रहे हो x के सापेक्ष, तो दूसरा चर देखना है, यहाँ पे t है, यहाँ पे, तो t से फार्मूला स्टार्ट होगा, इतना ध्यान रखना। QIF और यहाँ पे dx, क्यों समाकलन आप कर रहे हो t के सापेक्ष। IF का मान देख लो कितना है, कहाँ गया IF, निकाला था ना 1/x की घात 5। Q का मान -5x², IF का मान 1/x की घात 5 और dx। अब हम रफ कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे t/x की घात 5 बराबर में, ये काट लो, -5 आगे कर लो, 1/, 2 घातें कटेंगी ना, 3 मिलेगा, ठीक है। t/x की घात 5, अब बराबर में -5, इसे अंश में ले लो, x की घात n का फार्मूला लगा लेंगे, t/x की घात 5। चलो यहाँ पे 1 जोड़ लो, नीचे भी 1 जोड़ लो, और समाकलन हो जाए, c को जोड़ लेते हैं, चाहे उस तरफ जोड़ो चाहे इस तरफ जोड़ो, एक तरफ जोड़ लो c समाकलन होने के बाद। अब यहाँ पे देखो t/x की घात 5 बराबर -5 x की घात -2/-2 और प्लस c, ठीक है। t/x की घात 5 बराबर में माइनस से माइनस काट दो, तो 5/, घात धनात्मक बना लो, प्लस c, क्रॉस इंटू कर दो, t बराबर 5x की घात 5/2x की घात, ठीक है, cx की घात 5। अब इसके बाद काट लो, यहाँ पे 2 घटा दो, तो t बराबर 5/2x की घात 3 प्लस का cx की घात 5। अब t का मान वापस रखो, किसे माना था, y की घात -5 को माना था, तो y की घात -5 बराबर 5/2x³ प्लस का cx की घात 5। ये बटे में लिख लो, 1/y की घात 5 बराबर 5/2x की घात 3 प्लस का cx की घात 5, ठीक है। इतना छोड़ दो, ये आंसर शीट आ गई, ठीक है। ये 2 थोड़ा हम छोटा लिख देते हैं। अब ठीक है, ये आंसर शीट देख लो, ये आई है 1/y की घात 5 बराबर में क्या लिखा है, 5/2x³ प्लस का cx की घात 5, ठीक है। सेट 1 कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में लाएंगे सेट 2 लाएंगे और प्रश्नों को हल करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।